तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। हिंदी और हिंदी पेडागोजी का सीटेट का मॉक टेस्ट है। ठीक है, संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं वे क्या कहलाते हैं? तो संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं कि तत्सम या देशज शब्द कहलाते हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए, जिससे आप भी प्रेजेंट रहेंगे और आपको भी आंसर याद रहेगा। इससे पहले हम लोगों ने 2 मॉक टेस्ट और भी कर लिए थे, तो यदि आपने नहीं देखे हैं, आप नए हैं तो उन्हें भी देख लें। बिना किसी देरी के हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? आंसर तो इसका संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी भाषा में प्रचलित है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि तत्सम का अर्थ क्या है। इसका अर्थ क्या है? तत्सम शब्द इसका आंसर है। संस्कृत के जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम। जैसे सूर्य और अग्नि। ठीक है, सूर्य का तद्भव क्या होगा? सूरज, और अग्नि का क्या? आग हो जाएगा, है ना। ये देखिए, जैसे अग्नि से आग बनता है। तद्भव शब्द क्या कहलाता है? संस्कृत के वे शब्द जो रूप बदलकर हिंदी में आए हैं। विदेशी शब्द क्या है? तो विदेशी शब्द अन्य देशों की भाषा जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी से आए शब्द, जैसे स्कूल है, डॉक्टर है, ये इसका विदेशी शब्द हैं। देशज क्या होते हैं? जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं होता है वो देशज होते हैं, जो स्थानीय बोलियों से आए हैं, ना कि भाषा से। कहाँ से आए हैं? बोलियों से। ठीक है, जैसे लोटा है, पगड़ी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अनार 100 बीमार, यह क्या है? यह मुहावरा है, वाक्य है, वाक्यांश है या लोकोक्ति है? तो यदि आपको पता होगा कि मुहावरा क्या है, मुहावरा वाक्यांश होता है या वाक्य होता है, तो आप शायद समझ पाओगे कि एक अनार 100 बीमार क्या है, मुहावरा है कि लोकोक्ति है। आप सोचिए, आंसर दीजिए। ठीक है, बिना किसी देरी के हम लोग आंसर देखते हैं कि यह क्या है? लोकोक्ति है। लोकोक्ति जिसका अर्थ क्या होता है? वस्तु कम और मांग अधिक होना। एक अनार 100 बीमार, अनार एक ही है और बीमार 100 हैं, तो एक अनार किसके कहाँ तक पहुंचाया जाएगा? तो मांग क्या है? अधिक अनार की, और देने मतलब कि है कि वस्तु जो है अनार है वो एक ही है। तो अपने आप में ये पूर्ण वाक्य होता है। नहीं कि मुहावरा क्या होता है? पूर्ण वाक्य नहीं होता, बल्कि वाक्यांश होता है। ठीक है, और लोकोक्ति क्या होती है? लोकोक्ति होती है अपने आप में एक पूर्ण वाक्य होता है। बस ये बात याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं कि कोप शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कोप शब्द का पर्यायवाची क्या है? अवितत होगा, कृतांत होगा, अमरस होगा या मृषा होगा? पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, कोप का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देते रहिए। ठीक है, देखिए आमर्स, आमर्स का कोप का अर्थ क्रोध होता है, गुस्सा या रोष होता है। ठीक है, तो आमर्स भी क्रोध का ही पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो क्रोध का अर्थ क्रोध, गुस्सा, रोष, और आमर्स भी उसी का पर्यायवाची। नेक्स्ट अवितत क्या है? तो अवितत जिसका अर्थ होता है सत्य या यथार्थ, जो मिथ्या ना हो। ठीक है, जो मिथ्या ना हो, तो वो क्या है? अवितत है। कृतांत क्या है? यमराज या काल भाग्य का पर्यायवाची होता है ये कृतांत। यमराज का भी पर्यायवाची होता है, काल भाग्य। देखिए, एक एक प्रश्न से जो हमारे 10 क्वेश्चन होते हैं वो 10 नहीं, हकीकत में 30 क्वेश्चन के बराबर होते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन के बाकी जो ऑप्शन होते हैं उनको भी हम लोग सॉल्व कराते हैं कि इसका भी अर्थ क्या होगा और क्या पर्यायवाची होगा। तो यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जिससे सबका भला हो। कर भला तो हो भला। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट की कृतांत हो गया यमराज का पर्यायवाची, काल भाग्य का पर्यायवाची। मृषा क्या है? इसका अर्थ होता है झूठा। ठीक है, तो ये असत्य का पर्यायवाची है। ठीक, झूठ या असत्य, तो मृषा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होते हैं वे क्या होते हैं? मतलब भिन्न भिन्न स्वर के उत्पन्न से जो मेल होगा तो वो क्या कहलाएगा? संयुक्त स्वर कहलाएगा, दीर्घ स्वर, संधि स्वर या मूल स्वर? कि संयुक्त स्वर जब दो भिन्न अलग अलग स्वर मिलकर नया स्वर बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। आ ई ए बनता है, आ उ से ओ बनता है, इस तरह से बनता है। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी? जल्दी से पूछ लेता है और गलती हो जाती है, कभी कभी आप नहीं याद रखते हैं। अच्छा, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? मूल स्वर की, ठीक, मूल स्वर की संख्या कितनी है? ठीक, तो मूल स्वर कौन कौन से हैं? मूल स्वर कौन कौन सा है? आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, उ हो जाएगा और
ऋषि हो जाएगा, 4 ही है मूल स्वर। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, संधि स्वर। मूल स्वरों के मेल से बनने वाले सभी स्वर संधि कहलाते हैं। ठीक है, सभी स्वर संधि कहलाते हैं, जो कि मूल स्वर के मेल से बनते हैं तब ये संधि कहलाते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग स्वर मिलकर के नया बनाते हैं। ठीक, मूल स्वर वे स्वर जो किसी अन्य स्वर के मेल से नहीं बनते, ये रूढ़ी होते हैं। आ यू ऋषि, ये मूल स्वर होते हैं। क्वेश्चन पूछ लेता है मूल स्वर कितने होते हैं। नेक्स्ट देखिए, गौरव गाथा। इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह, ये गौरव गाथा के बीच में जो लगा चिन्ह है, इसे क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह बोलते हैं, हंसपद चिन्ह बोलते हैं, योजक बोलते हैं, अवतरण चिन्ह बोलते हैं। बताइए, अब इन ये एक क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन अभी हम इसीलिए एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताते हैं। तो इसका क्या है? ये योजक चिन्ह है, 2 शब्दों को जोड़ने वाले। ये क्या है? ये योजक चिन्ह है ना। 2 शब्दों को जोड़ने वाले छोटे हाइफन जो होते हैं उन्हें योजक चिन्ह कहते हैं। लघु चिन्ह क्या है? 2 शब्दों के संक्षेप में लिखने के प्रयोग का होता है। जैसे डॉक्टर लिखते हैं, पंडित लिखते हैं तो पंडित करके ऐसे लिख दिए, तो इस तरह से कुछ भी लिखते हैं जब, तो उसका जो है ये जो प्रयोग होता है ये लाघव चिन्ह है। उसको लाघव करने का, छोटा करने का। हंस पद क्या है? हंस पद चिन्ह लिखते समय छूटे हुए शब्द को, ठीक है, कोई शब्द आप लिख रहे हैं, जैसे मैं जाता हूँ लिख रहा है, तो मैं लिखा, आगे जाता छूट गया, मैं हूँ, तो इस तरह से चिन्ह बना करके आगे लिख लेते हैं जाता, तो इस तरह से लिखा जाता है। ये हंस पद चिन्ह होता है। ठीक है, लिखते समय छूटे हुए शब्द को दर्शाते हैं, ऊपर ही लिखा जाता है। अवतरण चिन्ह क्या है? इसे उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा गया कि उद्धरण चिन्ह किसे कहते हैं या अवतरण चिन्ह कहते हैं, दोनों नाम है, याद रखना पड़ेगा आपको। तो ये इन्वर्टेड कामाज में बंद होते हैं अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह वैसे होते जब कोई बात कहता है तो उसको जो डबल जो है कामा ऊपर लगाते हैं, तब ये क्या इन्वर्टेड जैसे कामा बोलते हैं, ये अवतरण चिन्ह। जैसे जो बोलता है वैसे ही उसको लिख दिया जाता है। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ में यूज किए जाते हैं। पॉकेट मार शब्द में समास कौन सा है? अव्ययीभाव समास आपको पिछली बार पूछा था, है ना, जो अविकारी शब्द हो जिसमें बदलाव ना हो। तो अब बताइए, पॉकेट मार, पॉकेट को मारने वाला, है ना, क्या अर्थ निकलेगा? जो अर्थ निकलेगा उसी हिसाब से इसका समास होगा। तो यदि आप द्वंद्व समास, कर्मधारा या तत्पुरुष और अव्ययीभाव को जानते होंगे तभी आप बता पाएंगे। तो पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? तो पॉकेट मार में तत्पुरुष समास होगा, है ना, तत्पुरुष समास होगा, पॉकेट को मारने, चुराने वाला। ठीक है, को कर्म भी विभक्ति होगी इसलिए कर्म तत्पुरुष होगा। तो मेन क्या, कर्म तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव क्या होते हैं? जिसका पहला पद अव्यय या अविकारी हो या उपसर्ग हो जो बदला न जा सके, जैसे यथाशक्ति। और कर्मधारय समास क्या है? जिसमें विशेषण विशेष्य का संबंध हो, जैसे नीलकंठ। अब नील कर्मधारा क्या है? नीलकंठ, और एक और है नीला है कंठ जिनका, अर्थात शिव, तो वो क्या हो जाएगा? बहुब्री समास हो जाएगा। और नीलकंठ, नीला है कंठ जो, है ना, तो कहने का मतलब, तो ऐसे भी आपको मैंने जो समास वाली क्लास है उसमें भी बताया था कि कर्मधारा जब भी नीलकंठ दिया हो, कर्मधारा और बहुब्री ये दोनों हो, तो आपको बहुब्री समास में जाना है, बहुब्री में, ना कि कर्मधारा में। और जब बहुब्री ऑप्शन में ना हो तब आपको जो है कर्मधारा में जाना है, आंसर देना है। ठीक है, द्वंद्व समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो और बीच में और आए, जैसे माता और पिता। ठीक, तो ये सब ये क्या होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, राम सीता, है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। रेखांकित वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त होता है? तो आकाश पाताल एक कर गया, अपना सा मुंह लेकर रह गया, अपना उल्लू सीधा करने लग गया, या उल्टी गंगा बहाने लगा। क्या आंसर क्या सही होगा बताइए? थोड़ा सेशन को आप भी लाइक वगैरह कर दीजिए और कमेंट करते रहिए, इससे एक उत्साह बना रहेगा। और ये मॉक टेस्ट आपको लगातार जब तक ज़रूरत है 2 सितंबर तक मिलती रहेगी, क्योंकि मैंने जो सीटेट की स्ट्रेटजी दी थी उसमें आपको बताया था कि ये मॉक और टेस्ट का जो वीक होता है वो लास्ट वीक नहीं होता है, बीच का वीक होता है ना, सेकेंड, और उससे पहले तो चल ही सकता है। तो लास्ट वीक सिर्फ आपको अपने रिवीजन, कोई मैराथन नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, 2 सितंबर, 1 सितंबर के बाद भी आप 1 से 5 सितंबर तक के बीच में आप अपने नोट्स पढ़िए, कोई मैराथन नहीं ना सुनिए। जो आप देख चुके हैं, जो क्वेश्चन सुन चुके हैं, उन्हीं को आपको करना है। ठीक है, तो इसमें क्या था कि ये प्रधान अध्यापक की बातें सुनकर मैं शर्म के मारे चुप हो गया। तो रेखांकित शब्द क्या है? मैं शर्म के मारे चुप हो गया।
तो इसका भाव किस मुहावरे से युक्त होता है, मतलब ये जो भाव है कि मैं शर्म के मारे चुप हो गया, और यही भाव इसमें रेखांकित शब्द होगा ना, रेखांकित करना पड़ेगा कि वाक्यांश का भाव किस मुहावरे से व्यक्त हो जाएगा। ठीक है, आकाश पाताल लिख कर गया, तो इन सब का अगर अर्थ पता होगा तो भी आप निकाल पाओगे। तो मैं शर्म के मारे चुप हो गया, यह भाव और कौन सा मुहावरा देता है, तो अपना समूह का मुंह लेकर रह गया, ये मुहावरा वही अर्थ देता है। लज्जित होने का अर्थ देता है, शर्मिंदा होने का अर्थ देता है। आकाश पाताल एक करने का अर्थ क्या होता है, बहुत अधिक परिश्रम करना, अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है अपना स्वार्थ पूरा करना। उल्टी गंगा बहाने का अर्थ होता है अनहोनी या नियम के विपरीत काम करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आपकी कक्षा में रोहन नाम का एक बच्चा है जो अपनी मातृभाषा अवधी बोलता है। जब वह हिंदी के कक्षा में उत्तर देता है तो उसकी भाषा में अवधी शब्दों का प्रभाव साफ दिखता है। एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, भाषा शिक्षक के रूप में आपको क्या करना है बताइए। कि वह अपनी क्या बोली बोलता है, मतलब मातृभाषा अवधी बोलता है। जब वह हिंदी की कक्षा में उत्तर देता है तो वो बोली बोलता है, ना कि भाषा। तो रोहन को टोकेंगे और सही मानक हिंदी बोलने के लिए कहेंगे, या उसे कक्षा में बोलने से मना कर देंगे ताकि बाकी बच्चे गलत हिंदी ना सीख ले जाएं, या उसकी मातृभाषा के शब्दों को स्वीकार करते हुए उसे सहजता के साथ हिंदी में प्रयोग करना सिखाएंगे। ठीक, या उसके अभिभावकों से शिकायत करेंगे कि रोहन घर पर हिंदी का अभ्यास नहीं करता है। तो क्या बच्चा शिकायत करेगा, मतलब आप शिकायत करेंगे पेरेंट्स से, आप होते तो क्या करते। तो सबसे पहले इस तरह का जब क्वेश्चन होता है तो उसमें पॉजिटिव वर्ड ढूंढो, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस कौन सा है। तो सबसे पॉजिटिव सेंटेंस जो हो उस पर जरूर विचार करना चाहिए। तो देखिए बिना देरी के आप समझिए कि एक भाषा के शिक्षक के रूप में आप क्या करना होगा। तो आप क्या करेंगे, मातृभाषा के शब्दों को स्वीकार करते हुए और सहजता से हिंदी में प्रयोग करना सिखाएंगे। यहाँ एक फार्मूला होता है I+1। जब भी कोई भाषा सिखाई जाती है तो इनपुट भाषा प्लस उसका एक अगला लेवल, तभी एक नई भाषा कोई सीख पाता है। ठीक है, तो I+1 एक फार्मूला होता है। नेक्स्ट देखना कि NEP और NCF के अनुसार ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा गया है, के अनुसार बच्चे मातृभाषा को कक्षा में एक संसाधन के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। बच्चे को डांटने या रोकने के बजाय उसकी भाषा का सम्मान करते हुए धीरे धीरे मानक भाषा की ओर ले जाना चाहिए। अन्य विकल्प क्यों गलत है, टोकना, बार बार टोकने से बच्चे का आत्मविश्वास टूट जाता है और वह बोलना ही बंद कर देता है। तो आत्मविश्वास उसका टूटना अच्छी बात नहीं है। बोलने से मना करना, यह भी समावेशी शिक्षा के सिद्धांतों के खिलाफ होता है। शिकायत करना, मातृभाषा का प्रभाव कोई गलती या समस्या नहीं है जिसकी शिकायत की जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोम चॉम्स्की के सार्वभौमिक व्याकरण यूनिवर्सल ग्रामर के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब इनका यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में अगर सिद्धांत आपको पता होगा तो ये आप आंसर कर पाएंगे। देखिए, बच्चे केवल व्याकरण के नियमों को रटकर ही भाषा सीख सकते हैं। केवल व्याकरण के नियमों को रटकर, केवल लगा है पहले ही गलत हो जाएगा। ठीक है, सभी मानव भाषाओं के कुछ अंतर्निहित नियम होते हैं जिन्हें बच्चा अपने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की मदद से सहायता पहचान लेता है। तीसरा है कि भाषा अर्जन केवल बाहरी वातावरण के पुनर्गठन और अभ्यास पर निर्भर करता है। चौथा है कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात नहीं होती है, बल्कि यह पूरी तरह से सामाजिक अंतःक्रिया से होती है। तो इसमें नेम चॉम्स्की के सार्वभौमिक व्याकरण के अनुसार क्या सही होगा, सोचिए। तो आपको मैंने इससे पहले वाले मॉक टेस्ट में याद कराया था कि नेम चॉम्स्की क्या है, नाम से पहले ही मैंने आपको लिंक दिया था कि नेम चॉम्स्की का याद रखना कि नाम के पहले इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि नाम के पहले ही बच्चा भाषा सीख लेता है। नामकरण से पहले एक लिंक था कि नामकरण से पहले मैंने जन्मजात ही सीख लेता है। ठीक है, तो क्या होगा आंसर, अंतर्निहित नियम बच्चा अपने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की मदद से पहचान लेता है। देखिए, चॉम्स्की के अनुसार दुनिया की सभी भाषाओं के संरचना में कुछ सामान्य व्याकरण नियम होते हैं जिन्हें यूनिवर्सल ग्रामर कहा जाता है। बच्चे के दिमाग में जन्मजात जैविक क्षमता लैड होती है जिससे वह परिवेश में बोली जाने वाली भाषा के नियमों को स्वतः आत्मसात कर लेता है। अन्य विकल्प क्यों गलत है, रटकर सीखना, चॉम्स्की के रटने के सख्त खिलाफ थे। उनका मानना था कि भाषा सृजनात्मक होती है, क्रिएटिव होती है। केवल अभ्यास, यह स्किनर का व्यवहारवादी सिद्धांत था, ना कि चॉम्स्की का। स्किनर का है ना व्यवहारवादी सिद्धांत है केवल अभ्यास। केवल सामाजिक अंतःक्रिया, ये वैगोत्स्की का सिद्धांत है, सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है,
तो आप आंसर याद रखना क्या होगा, चॉम्स्की का यूनिवर्सल ग्रामर जो होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का कि स्टीफन क्रेशन द्वितीय भाषा अर्जन सिद्धांत, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन मेमोरी थ्योरी के अनुसार जब एक भाषा शिक्षिका अपनी कक्षा में बच्चों को उनके वर्तमान भाषा स्तर से थोड़ा सा ऊपर हायर लेवल का बोधगम्य और प्रासंगिक भाषाई इनपुट, ठीक है, कॉम्प्रहेंसिबल इनपुट, याद रखना ये इंग्लिश के वर्ड ऐसा नहीं है, कभी कभी होते भी हैं लेकिन हिंदी में लिखे होते हैं, कभी कभी होते भी नहीं हैं, तो इसलिए आपको हिंदी की भाषा भी याद रखना चाहिए, प्रदान करती है। तो वह क्रेसन की किस परिकल्पना का प्रयोग करती है, तो वो हाइपोथेसिस का प्रयोग कर रही है। मॉनिटर परिकल्पना, इनपुट परिकल्पना, भावात्मक फिल्टर परिकल्पना या प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, बताइए क्या होगा। स्टीफन क्रेशन का द्वितीय भाषा अर्जन सिद्धांत क्या है, ये पूछना चाह रहे हैं, तो बताइए। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, और कोई आपका सजेशन है तो सजेस्ट करिए। तो इसका विकल्प क्या होगा कि सही विकल्प क्या होगा, स्टीफन क्रेसन की इनपुट परिकल्पना जो है वो अनुसार बच्चा भाषा तब सबसे बेहतर तरीके से अर्जित करता है जब उसे ऐसा भाषा इनपुट मिले जो उसके वर्तमान स्तर मतलब आई लेवल से एक कदम आगे थोड़ा ऊपर I+1 हो, लेकिन फिर भी उसके लिए समझने योग्य। इसी को जो है ये सीटेट से नहीं मतलब है, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कोई भी एलिजिबिलिटी लैंग्वेज में I+I मॉडल कहा जाता है इसको। ठीक है, तो अन्य विकल्प क्यों गलत है। मॉनिटर परिकल्पना, तो इसका संबंध अर्जित की गई भाषा की सचेत रूप से जांच करने तथा उसमें सुधार संपादन एडिटिंग करने से होती है। दूसरा भावात्मक फिल्टर परिकल्पना, ये क्या होता है, यह शिक्षार्थी के संवेग जैसे चिंता, आत्मविश्वास और प्रेरणा से जुड़ी होती है। यदि भावात्मक फिल्टर ऊंचा होगा तो चिंता के कारण ही बच्चा भाषा नहीं सीख पाएगा। प्राकृतिक क्रम परिकल्पना, इसके अनुसार क्या होता है, किसी भी भाषा के व्याकरणिक ढांचों को सीखने का एक स्वाभाविक और पूर्वानुमित क्रम होता है। आपको ये भी याद रखना है। द नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, प्राकृतिक क्रम परिकल्पना क्या होता है ना, और मॉनिटर परिकल्पना क्या होता है स्टीफन का, तो आपका इनपुट परिकल्पना है ही है ना। इस तरह से एक एक क्वेश्चन में हम लोग कई क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में। बेस्ट ऑफ लक, धीरे धीरे तैयार करते रहिए। ठीक है, जो आपका कमज़ोर हो वो बताइए, हिंदी में कोई भी सब टॉपिक आपका कमज़ोर हो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, बेधड़क उसको तुरंत सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।